हेलो दोस्तों, आज शनिवार है और मैं आज आपके पास करंट अफेयर एंड इकोनॉमिक्स का 25-25 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं पहला क्वेश्चन पे। खुली अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो ए में है विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र होती है। बी में है अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं रखता है। ए तथा बी दोनों। डी में है ए न तो ए और न ही बी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताएं। जैसा कि पता है आपको कि खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं दोस्तों जहां पे जिसका संबंध होता है, जिसका आर्थिक संबंध जो है, जिसका यहाँ पे लिखते हैं आर्थिक जो संबंध है, आर्थिक संबंध का मतलब है कि आयात और निर्यात से है। यानी वैसा देश जिसका आयात निर्यात एक दूसरे देश के साथ हो रहा हो उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। और खुली अर्थव्यवस्था दोस्तों लगभग हर देश में है। यानी हम पूरे विश्व की बात करें तो ऐसा लगभग सभी देश है जो कि खुली अर्थव्यवस्था के नियम को पालन करता है। यानी हम कह सकते हैं कि उसके यहाँ खुली अर्थव्यवस्था है। एक अपवाद में है दोस्तों, अपवाद में कौन है, उसका नाम है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया हम अपवाद में कह सकते हैं दोस्तों क्योंकि उत्तर कोरिया अपने आप को खुली अर्थव्यवस्था नहीं मानता है, लेकिन दुनिया के नज़र में जो है वो खुली अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के नज़र में है, क्योंकि वो जो है से चीन के साथ, किसके साथ दोस्तों, चीन के साथ उसका व्यापार रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपवाद में जो उत्तर कोरिया है वो भी खुली अर्थव्यवस्था है, वो भी खुली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरे जो विश्व में हर एक देश जो है खुली अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। यदि हम आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार बात करें दोस्तों, आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार यदि हम बात करें तो एक जो अमेरिका है, अमेरिका एक ऐसा देश है जो खुली अर्थव्यवस्था के अनुसार उसका जो है से मान्यता प्राप्त है आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार। बाकी ऐसा कोई सा देश नहीं है जो कि आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार जो है से खुली अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अमेरिका का जो डॉलर है, अमेरिका का जो डॉलर है जो हर एक देश में इसका मान्यता प्राप्त है। यानी अमेरिका का जो डॉलर है इसका हर एक देश में मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार एक अमेरिका ही ऐसा देश है जो खुला अर्थव्यवस्था है, लेकिन अन्य देश नहीं है। यानी भारत की हम बात करें तो भारत जो 2-4 देश, भूटान, नेपाल, ये सब में इसका मुद्रा चलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत जो है सो आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार जो है सो खुली अर्थव्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार हम आंसर पाएंगे दोस्तों। तो खुली अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है, तो ये है विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र होना। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अन्य अर्थशास्त्री के अनुसार कोई आर्थिक संबंध नहीं रखता है, तो ये गलत है। तो हम इसका कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा कि विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि बाजार कीमत पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर क्या होगा। ए में है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी में है साधन लागत पर शुद्ध लागत राष्ट्रीय उत्पाद, सी में है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाने से क्या चीज प्राप्त होगा। थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दीजिए दोस्तों, बिल्कुल बन जाएगा, गौर करिए।
थोड़ी सी राष्ट्रीय उत्पाद की यदि बात करें तो राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अब विदेशों से शुद्ध साधन आय कैसे प्राप्त होगा, यानी हम निर्यात और आयात को माइनस करेंगे तो हमें शुद्ध साधन आय प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को यदि हम जोड़ते हैं तो वो हमारा राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। नंबर 2 की बात करें सकल उत्पाद की, सकल उत्पाद की बात करें तो शुद्ध उत्पाद ठीक है, शुद्ध उत्पाद प्लस मूल्य ह्रास को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा सकल उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, सकल उत्पाद प्राप्त होता है। वहीं यदि हम साधन लागत की बात करें तो साधन लागत बराबर जो होता है दोस्तों बाजार कीमत। क्या होता है, बाजार कीमत में से यदि हम माइनस करते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, क्या करते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को यदि माइनस करते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे होगा, तो अप्रत्यक्ष कर में से हम आर्थिक सहायता को यदि घटाते हैं तो हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त होता है। और हम बाजार कीमत में से यदि हम माइनस करते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को तो हमारा साधन लागत प्राप्त होता है। और वही पूछ रहा है कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से यदि माइनस करते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को तो हमारा जो प्राप्त होगा से साधन लागत पर शुद्ध लागत राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। दोस्तों क्या प्राप्त होगा, साधन लागत। तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा से ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों कि आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ तथा आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मुख्य अंतर क्या है। ए में है आर्थिक समृद्धि एक संकुचित दृष्टिकोण है जबकि आर्थिक विकास एक व्यापक दृष्टिकोण है। बी आर्थिक समृद्धि होने का यह अर्थ नहीं है कि आर्थिक विकास भी हो रहा है। सी आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का ही एक भाग है। डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर आप बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की अंतर बताना है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि जो है, आर्थिक समृद्धि जो है दोस्तों उसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय आय का लगातार बढ़ना। क्या है, राष्ट्रीय आय का लगातार बढ़ना जो है सर आर्थिक समृद्धि है, यानी हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोल सकते हैं उसको। और वही यदि बात करें आर्थिक विकास का यदि हम बात करें तो आर्थिक विकास में आता है दोस्तों कि आर्थिक समृद्धि के जो साथ साथ है, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में प्रगतिशील सुधार होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है, समृद्धि के साथ साथ और अन्य क्षेत्रों में विकास हो तो उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं और आर्थिक समृद्धि कहते हैं, उसे ही कहते हैं राष्ट्रीय आय का लगातार बढ़ना हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो हम अब ऑप्शन पे आते हैं। ए में बोल रहा है आर्थिक समृद्धि एक संकुचित दृष्टिकोण है जबकि आर्थिक विकास एक व्यापक दृष्टिकोण है। बिल्कुल सही है दोस्तों, आर्थिक समृद्धि एक संकुचित है यानी सीमित है, जबकि आर्थिक विकास एक व्यापक दृष्टिकोण यानी बड़ा है, बृहत स्तर पर है। बी है आर्थिक समृद्धि होने का यह अर्थ नहीं है कि आर्थिक विकास भी हो रहा है। ये भी सही है दोस्तों, आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का ही एक भाग है। बिल्कुल, आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का ही एक भाग है, यानी आर्थिक विकास में कहा गया है साफ साफ कि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी उसका विकास हो तो उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष निर्धारित किया गया है। इसका बताएं दोस्तों, नया आधार वर्ष जो है वो किस तिथि को निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसका बताएं। तो यदि आधार वर्ष की बात हो रही है तो हम कह सकते हैं
कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जो है दोस्तों, आधार वर्ष को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो 4 भागों में इसका बांटा गया है। लेकिन वर्तमान की यदि बात करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे इसे 3 भाग ही अभी वर्तमान में लागू है। पहला है औद्योगिक श्रमिकों का आधार वर्ष। पहला क्या है? औद्योगिक श्रमिकों का आधार वर्ष जो है 2016 है। और दूसरा हम बात करें तो दूसरा में है शहरी गैर मैनुअल श्रमिकों का आधार वर्ष। उसका कब से कब है? तो 1984 से 85 है, जो वर्तमान में बंद है। यही जो है से बंद है। और तीसरा की यदि बात करें तो कृषक मजदूर हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कृषि मजदूर हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका वर्ष है 1986 से 87 है। ठीक है। और यदि 4 की बात करें तो ग्रामीण मजदूर हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण मजदूर हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका जो वर्ष है दोस्तों 1986 से 87 है। इसका भी इस प्रकार कह सकते हैं कि अभी जो मान्यता प्राप्त है वर्तमान में 1 2 3 है। ये जो है दूसरा जो है से शहरी और मैनुअल श्रमिक आधार वर्ष 1984 से 85 जो था दोस्तों, ये जो वर्तमान में है से बंद है। कि जो ये पूछ रहा है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष निर्धारण किया गया है 2016 किया गया है। ठीक है। पहला है औद्योगिक श्रमिकों का आधार वर्ष 2016, यही है जो वर्तमान में नया निर्धारित किया गया है आधार वर्ष। जो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं कि बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु किस वित्त वर्ष में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई है? बागवानी फसल में कौन कौन आते हैं इसका अंतर्गत? तो इसका अंतर्गत आते हैं फल आएगा, सब्जी, मसाला, फूल, नारियल, हॉर्टिकल्चर CTURE, हॉर्टिकल्चर को ही हम बागवानी कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत सभी जो है से फसल जो है दोस्तों, ये सारा का सारा बागवानी फसलों को अंतर्गत आएगा। फल, सब्जी, मसाला, फूल, नारियल। और ये जो है इसका जो है से दोस्तों 2014 से 15 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन का इसका शुरुआत किया गया था। एकीकृत बागवानी विकास मिशन का इसका शुरुआत किया गया था। लेकिन वर्तमान की यदि बात करें दोस्तों, तो ये जो है से बागवानी फसल के अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया, केंद्र सरकार और एक जो है से राज्य सरकार के अंतर्गत। केंद्र सरकार 85% इसके अंतर्गत वहन करती है और राज्य सरकार 15% वहन करती है बागवानी फसलों के उत्पादन के अंतर्गत। तो बोल रहा है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई है। तो कब की गई है इसकी शुरुआत? 2005 और 6 में शुरुआत की गई है। और कब की गई दोस्तों? 2005 और 6 में किया गया है। और 2014-15 में इसे एकीकृत कर दिया गया है, जिसमें बागवानी विकास मिशन का इसको वर्तमान में 2 भागों में बांट दिया गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्र सरकार 85% वहन करती है, राज्य सरकार 15% वहन करती है। यह हम एक प्रकार से इसको कह सकते हैं कि ये जो है से पूर्ण रूप से सफल नहीं है। जो है 2014-15 में इसको जो एकीकृत बागवानी कर दिया गया है दोस्तों, तो एक असफल योजना है। ये क्या है? असफल हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन की जो शुरुआत की गया था 2005-6 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि कृषि क्षेत्र से संबंधित हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? ए में है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी है नाबार्ड, सी है भूमि विकास बैंक, डी है उपयुक्त तीनों संस्थान मिलकर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप बताएं। कृषि संबंधित हैंडबुक
ऑफ एग्रीकल्चर का जो प्रकाशन किया गया है किसके द्वारा किया गया है, तो ये जो किया गया है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो 16 जुलाई 1929 को किया गया था इसकी स्थापना। और इसका जो नाम जो है था उस समय दोस्तों इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इसका नाम रखा गया था। लेकिन वर्तमान में यदि बात करें तो इंपीरियल को हटाकर दोस्तों इंडिया काउंसिल क्या है, इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इसका नाम रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि हैंडबुक एग्रीकल्चर का जो प्रकाशन किया गया था वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। 7 नंबर में है वर्तमान ऐसे कितने सार्वजनिक उद्यम है जिन्हें महारत्न का दर्जा प्राप्त है। महारत्न का यदि बात करें वर्तमान में तो ये दोस्तों 11 है। वर्तमान में महारत्न की संख्या 11 है। वहीं हम नवरत्न की बात करें तो उसकी जो संख्या है दोस्तों नवरत्न की संख्या क्या है 14 है। क्या है 14 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है दोस्तों कि निम्न में कौन सा शहर चमड़ा उद्योग हेतु देश भर में प्रसिद्ध है। कि जो सूरत, कानपुर, नेपानगर, भोपाल, जानते हैं दोस्तों कि सूरत जो है हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो हीरा उद्योग के लिए। वहीं हम नेपानगर बात करें तो नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। यदि भोपाल की बात करें तो ये है कीटनाशक उद्योग के लिए। किसके लिए, कीटनाशक उद्योग के लिए। वहीं यदि कानपुर बात करें तो चमड़ा उद्योग में आता है दोस्तों कानपुर, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। और यदि गुटखा की भी बात करें तो गुटखा का भी उत्पादन जो है दोस्तों सो कानपुर ही करता है और गुटखा का 90% उत्पादन जो है कानपुर करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, यानी चमड़ा उद्योग देश भर में सबसे प्रसिद्ध कहाँ है तो कानपुर में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। 9 क्या बोलता है कि निम्न वस्तु समूहों में से कौन सा FNCG फास्ट मूविंग कंज्यूम गुड्स में शामिल नहीं किया गया है। ए में है सौंदर्य प्रसाधन, बी में है डेयरी उत्पाद, सी में है बेकरी उत्पाद, डी में है स्वचालित वाहन। इसका आप आंसर बताएं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। FNCG में शामिल नहीं किया गया है, यानी इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों FN यानी फास्ट मूविंग कंज्यूम गुड्स में शामिल कौन सा नहीं किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। हम फास्ट मूविंग कंज्यूम गुड्स की बात करें तो इसके अंतर्गत आ जाता है कि फास्ट मूविंग कंज्यूम गुड्स यानी ऐसा गुड्स, ऐसा सामान जो बहुत कम समय के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो बहुत कम उपयोग के लिए कौन सा चीज लिया जाता है दोस्तों, बहुत कम अल्पकालीन उपयोग के लिए हम इसको भी बोल सकते हैं कि अल्पकालीन उपयोग की वस्तुएं। सौंदर्य प्रसाधन यानी फूल सौंदर्य में आ जाता है। सजावट की वस्तुएं कभी यदि फूल की हम उपयोग करें तो वो भी बहुत कम समय के लिए हम उपयोग में लेते हैं, ज्यादा समय वो भी मुरझा जाएगा। डेयरी उत्पाद की बात करें तो दूध भी एक लिमिट समय होता है 102 दिन, वो भी खराब हो जाता है अधिक समय। बेकरी उत्पाद में भी यदि हम बात करें तो ये भी बहुत कम समय के लिए होता है। तो स्वचालित वाहन जो है इसको शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 है कोविड-19 महामारी के कारण लगने वाले देशव्यापी लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित किया है, यानी सबसे अधिक किस क्षेत्र को बर्बाद किया है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी तृतीय से क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र हम कह सकते हैं कि सेवा हम
सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? कृषि क्षेत्र में आता है प्राथमिक क्षेत्र। कृषि के बाद द्वितीय क्षेत्र में आता है कल कारखाने, और तीसरा में आता है, तृतीय में आता है सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र कब होगा दोस्तों? जब कल कारखाने रहेंगे। तो सेवा क्षेत्र पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। यदि कल कारखाने हैं लेकिन सेवा करने के लिए कोई उपलब्ध उस समय नहीं है, तो सबसे अधिक हम कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र प्रभावित हुआ है, यानी आदमी लोग काम ही नहीं करेगा कंपनी में, यानी मशीन का उपयोग ही नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित है। तो इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ था दोस्तों लॉकडाउन के समय, कोविड-19 के समय, तो तृतीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था, यानी सेवा क्षेत्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 बोलता है निम्न कथनों पे विचार कीजिए। पहला है योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1951 में हुई थी। तो बी में है राष्ट्रीय उत्पाद परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। 3 में 1 जनवरी 2014 को भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही को इसमें चुनना है दोस्तों, इसमें सही आप बताएं सही कौन सा है। तो हम जानते हैं कि जो योजना आयोग की स्थापना है 15 मार्च 1951 को नहीं बल्कि 1950 को किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1950 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था, बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 2014 को नहीं दोस्तों, 2015 को जो है भारत सरकार योजना आयोग को स्थान पर नीति आयोग का गठन किया था 1 जनवरी 2015 को। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 1 और 3 जो क्वेश्चन नंबर है, ऑप्शन नंबर, वो जो है गलत है, यानी इसका जो है पूछ रहा है सही कौन है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी केवल बी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु रंगराजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? रंगराजन समिति का गठन, ठीक है, ए में है 2012, बी में 2014, सी 2016, डी 2018। तो पहला हम आते हैं दोस्तों सुरेश तेंदुलकर समिति। एक होता है सुरेश तेंदुलकर समिति और दूसरा में है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार दोस्तों इसका जो गठन किया गया था 2005 में किया गया था गठन, यानी सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में किया गया था। इसका रिपोर्ट किया गया था 2009 में, और इसमें जो किया गया था दोस्तों प्रति व्यक्ति मासिक जो आय है उपभोग और व्यय के आधार पर इसका आकलन किया जाएगा। यानी सुरेश तेंदुलकर समिति जो है सो प्रति व्यक्ति मासिक आय के आधार पे उपभोग व्यय के आधार पे गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। और वो बोला गया था कि शहरी में जो है 1000 रुपया कमाने वाला और ग्रामीण स्तर पे 816 रुपया कमाने वाला गरीबी रेखा के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, ठीक है, मिनिमम। यदि वहीं रंगराजन समिति की यदि बात करें तो इसका गठन जो किया गया था 2012 में किया गया था और रिपोर्ट 2014 में प्रकाशित किया था, ठीक है। और इसमें एज सेम बात कहा था कि ये भी उपभोग और व्यय के आधार पे ही गरीबी रेखा का आकलन किया है। और इसमें जो रखा गया है दोस्तों शहरी के लिए 1407 रुपया और गरीब के लिए यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पूछा गया है कि गरीबी रेखा निर्धारण करने हेतु रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो गठन जो है सो 2012 में किया गया था। गठन कब किया गया था? 2012 में। वहीं यदि हम रिपोर्ट करने की बात करें तो वही 2 साल बाद इसका रिपोर्ट करने का समय है, 2014 में किया था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? श्रम बल यानी लेबर फोर्स से आशय श्रमिकों की उस संख्या से है ए जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हो, बी जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम के योग्य एवं इच्छुक हैं, सी जो काम करने के इच्छुक हैं परंतु काम नहीं कर रहे हैं, डी जो 8 घंटे प्रतिदिन काम के साथ वर्ष में 273 दिन काम कर रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताएं। क्या है दोस्तों? योग्य है
और इच्छुक हैं, यानी हम वर्क फोर्स की बात करें, लेबर फोर्स की बात करें, यानी लेबर फोर्स का मतलब होता है दोस्तों कार्यबल, ठीक है, वर्क फोर्स यानी कार्यबल, और इसका परिभाषा है दोस्तों प्रचलित मजदूरी दर पर, प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य यानी काम में लगे व्यक्तियों की संख्या, काम में लगे व्यक्तियों की संख्या, ये जो क्या है, इसको हम कार्य बल बोलते हैं यानी वर्क फोर्स बोलते हैं। और यही पूछ रहा है दोस्तों कि श्रम बल यानी लेबर फोर्स से आश्रय श्रमिकों की उस संख्या से है जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है। नहीं, ये गलत होगा दोस्तों, काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन योग्य नहीं है, तो इस बात का यहाँ पे इस प्रकार ये गलत होगा। जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम के योग्य एवं इच्छुक हैं, बिल्कुल योग्य भी है और काम करने के इच्छुक भी है, यानी उनकी इच्छा भी है काम करने की, हम काम भी करेंगे, तो ही उसको हम लेबर फोर्स के अंतर्गत हम रख सकते हैं। यानी योग्य है और इच्छुक है ही नहीं तो उसको हम रखेंगे नहीं। तो इस प्रकार आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 13 का बी, जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम के योग्य एवं इच्छुक है, लेबर फोर्स। अब आते हैं 14 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है दोस्तों वो कब पारित किया गया था? ये जो पारित किया गया था दोस्तों, पारित 2005 में किया गया था। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है दोस्तों, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं वर्तमान में? तो इसे एमजी नरेगा, यानी एमजी का अर्थ है दोस्तों महात्मा गांधी, नरेगा। पहले सिर्फ और सिर्फ इसका नाम था दोस्तों नरेगा, जो 2005 में पारित किया गया था, और इसका जो शुरुआत किया गया था 2 फरवरी 2006 को इसका शुरुआत किया गया था। और किस जगह से? तो आंध्र प्रदेश से इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है दोस्तों? वर्तमान में नाम है एमजी नरेगा, एमजी यानी महात्मा गांधी नरेगा, इस प्रकार मनरेगा हम इसको बोलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार आंसर होगा दोस्तों 2005, यानी मनरेगा का जो शुरुआत है वर्तमान में मनरेगा का नाम हो गया है और नरेगा को ही मनरेगा का नाम दिया गया है। एमजी का क्या है मतलब दोस्तों? एम से महात्मा, जी से गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। इसका पूछेगा कि इसका जो शुरुआत है सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। कब शुरुआत किया गया था? 2006 में, 2 फरवरी 2006 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2005 हो गया यानी बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे दोस्तों। 15 है, निम्न कथनों को पढ़कर आप किस अनुमान पर पहुंचेंगे? भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। ए में है प्रत्येक परिवार को बफर स्टॉक उपलब्ध नहीं है। बी, भारत में खाद्यान्न उत्पादन जो बढ़ा है परंतु खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी है। सी, गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है। डी, खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। 15 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा दोस्तों? तो यहाँ पे देखें, खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है। भारत में क्या है? खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उससे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। यानी इतने लोग गरीब हैं, 90,000 लोग, 90,000 प्लस ही हम बोल सकते हैं कि गरीब हैं, जो कि इसको समर्थ करने में असमर्थ हैं। समर्थ यानी नहीं कर सकते हैं खाद्यान्न स्टॉक को। खाद्यान्न स्टॉक किसे कहते हैं दोस्तों? कि यानी खाद्यान्न स्टॉक यानी जो खाद्य सामग्री को सरकार जो है स्टॉक करके रखती है अपने यहाँ, उसे हम खाद्यान्न स्टॉक बोलते हैं, पर्याप्त खाद्यान्न को, ठीक है। तो
उसे प्राप्त करने के लिए जो है सभी परिवार को प्राप्त करने में सामर्थ्य नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर इसका। गरीबी रेखा के नीचे की व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है। 16 में आते हैं फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र यानी फिलिप्स कर्व के अनुसार मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच कैसा संबंध पाया जाता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती संबंध है दोस्तों इसका। यानी बेरोजगारी की यदि हम बात करें तो बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी को कम करना, बेरोजगारी को कम करना यानी उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। क्या करेगा? उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन तब बढ़ेगा जब हम उसमें निवेश करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि निवेश को भी बढ़ाना पड़ेगा। और मुद्रा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। क्या है? मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, ठीक है। और मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी तो जो है सो महंगाई, क्या है, जो महंगाई है से बढ़ेगा, महंगाई कंट्रोल होगा, महंगाई यानी मुद्रास्फीति बढ़ेगी, स्फीति कहेंगे उसको, ठीक है, मुद्रा स्फीति। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अगर रिजर्व बैंक आरबीआई रेपो रेट में कमी करता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, अगर आरबीआई रेपो रेट में कमी करती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो रेपो रेट किसे कहते हैं? तो वह ब्याज दर जिस पर व्यापारिक बैंक आरबीआई से अल्पकालीन उधार लेती है। यानी बहुत छोटे समय के लिए यदि आरबीआई जो व्यापारिक बैंक है वो आरबीआई से ऋण लेते हैं तो उसी को हम रेपो रेट कहते हैं दोस्तों। और जो है ए में है बैंकों के पास पूंजी की मात्रा में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही है। ब्याजों दरों में कमी होगी, सही। अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाएगी, ये भी सही थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों इनमें से सभी। और यदि बात करें 17 का कि आरबीआई जो है मौद्रिक नीति लाता कौन है, तो आरबीआई लाता है। और दूसरा, राजकोषीय नीति को यदि सरकार बजट के माध्यम से लागू करती है। राजकोषीय नीति कैसे होती है? तो सरकार जो है बजट के माध्यम से लागू करती है राजकोषीय नीति। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। पहला है बैंक दर, दूसरा है खुली बाजार की क्रिया, तीसरा है लोक ऋण, 4 है लोक राजस्व। उपयुक्त में से कौन सा मौद्रिक नीति के घटक हैं? मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी का कौन घटक है? बैंक दर है, बिल्कुल सही। खुली बाजार की क्रिया, ये भी है सही। लोक ऋण, लोक राजस्व, ये जो है से नहीं है दोस्तों। ये दोनों का दोनों जो है से राजकोषीय नीति का अधीन आता है, राजकोषीय नीति में हम कह सकते हैं। और वहीं यदि बात करें बैंक दर और खुली बाजार की नीति, ये जो है से भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। और लोक ऋण और लोक राजस्व जो है से राजकोषीय नीति का अधीन आता है। खुली बाजार की क्रियाएं क्या होता है दोस्तों? तो इसके अंतर्गत प्रतिभूति का खरीदना और बेचना खुली बाजार की क्रिया के द्वारा ही होता है। प्रतिभूति को खरीदना बेचना। इस प्रकार इसका आंसर होगा दोस्तों 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डाक सेवाओं की शुरुआत 1837, सही है। डाक विभाग की स्थापना 1854, सही है। रेल डाक सेवा की शुरुआत 1907, सही है। वायु डाक सेवा की शुरुआत 1920, नहीं। वायु डाक सेवा की शुरुआत 1911 में किया गया था दोस्तों, 1911। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ऐसा बॉन्ड जिस पर मिलने वाला ब्याज दर शून्य होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जीरो कूपन बॉन्ड। अंतिम
बॉन्ड में से यदि दोस्तों अंतिम बॉन्ड मूल्य में से यदि हम विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो उससे हम कटौती कहते हैं। क्या कहते हैं? कटौती। और यह कटौती पे ही जारी होता है। ये जो बॉन्ड है इसे कटौती पे ही जारी होता है, यानी हम कह सकते हैं कटौती बराबर अंतिम बॉन्ड का अंतिम मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। आयकर प्रत्यक्ष, निगम प्रत्यक्ष, उपहार प्रत्यक्ष, सेवा क्षेत्र जो है दोस्तों वो प्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष है यानी इनडायरेक्ट कर है दोस्तों। तो इस प्रकार आंसर होगा सी, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने में निम्न में से किस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं? ए में है पर्याप्त एवं विश्वस्त आंकड़े की कमी, बी दोहरी गणना की संभावना, सी मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव, डी इनमें से सभी। तो हम कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए किस किस चीजों की सामना करना पड़ता है? तो हम कह सकते हैं कि पर्याप्त एवं विश्वस्त आंकड़े की कमी, बिल्कुल पर्याप्त आंकड़ों की कमी होता है दोस्तों। यदि कोई कमाने वाले वकील है, वो कमाता है, उसका मासिक आय यदि 1 लाख रुपए है, तो यदि हम उससे यदि पूछने जाएंगे तो वो सही नहीं बताएगा, बोलेगा कि अभी हम माइनस में चल रहे हैं यानी कर्ज में है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पर्याप्त जो विश्वस्त आंकड़े हैं वो इसका कमी है। यदि वकील 1 लाख कमा रहा है, यदि वो अपने नीचे एक नौकर रखा है, नौकर को भी यदि 10,000 रुपए दे रहा है मासिक आय के तौर पे, तो वकील का तो यदि काउंट हो गया, लेकिन उस प्रकार उस नौकर को भी यदि हम राष्ट्रीय आय में यदि हम इसको मापते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं विश्वस्त आंकड़ा नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्याप्त विश्वस्त आंकड़े की कमी है। दोहरी गणना की संभावना ये भी है दोस्तों। मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव, बिल्कुल। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर होगा डी यानी सभी। 23 में है मूल्य मापन तथा भुगतान का साधन है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया है? मुद्रा जो है सो मूल्य मापन तथा भुगतान का साधन है। मुद्रा की परिभाषा किसने दिया है? तो यह जो दिया है सो कोलबर्न ने दिया है। पूंजीगत व्यय सरकार के वे अनुमानित व्यय हैं जो सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सही। देयता की कम करते हैं, सही। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी। यानी पूंजीगत सरकार के वे अनुपातिक व्यय हैं जो सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि करते हैं और देयता की कम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में कौन सी विशेषता पाई जाती है? और यहाँ से आपका रिवीजन फास्ट होगा। ये जो एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में विशेषता जो पाई जाती है, ये आपका इकोनॉमिक्स का है। 26 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों करंट अफेयर। इसका जो कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो ये वस्तु विभेद पाई जाती है। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो वस्तु विभेद प्रतियोगिता पाई जाती है। अब 26 यहाँ करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यूएस ओपन टेनिस वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम किस शहर में शुरू हुआ? इसका आंसर होगा दोस्तों न्यूयॉर्क। किस राज्य में 11,000 से अधिक पंचायतों में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है? ये जो हुई है राजस्थान में हुई है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत राजस्थान में हुई है। अब आते हैं 28 नंबर। किस राज्य सरकार ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू किया है? तो ये आपका उत्तराखंड सरकार ने किया है। 29 थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नागेश सिंह। 30 रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक स्थापित करने की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार ने किया है दोस्तों। छात्रों के लिए भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किसने लॉन्च किया है? तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया दोस्तों। नेक्स्ट है
67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो रणवीर सिंह। 33 है सुमंग, क्या है 33 में आपका है सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका है मणिपुर। किससे? मणिपुर। 34 विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये आपका है अपेक्षा फर्नांडिस। अपेक्षा फर्नांडिस, ठीक है। अब आते हैं 35 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 35 का कल्याण चौबे। डी होगा आंसर दोस्तों, इसका डी होगा, ठीक है। अब आते हैं 36 नंबर भारतीय सेना ने रूस में एक बहुपक्षीय रणनीतिक और कमांड सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। तो वो किस में भाग लिया दोस्तों? कौन सा कमांड में भाग लिया है? तो 36 का होगा दोस्तों वोत्सोक में भाग लिया है। 37 है किस राज्य सरकार ने केवल महिला ऋण योजना निधि की शुरुआत की है? ये राजस्थान सरकार ने किया है। 38 से पीएम मोदी ने कोची में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत चालू किया है। उसका नाम क्या है? तो INS विक्रांत नाम है। क्या है? INS विक्रांत। 39 है किस देश ने सितंबर 2022 में अपने पहले प्रशांत द्वीप देश शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो ये जो है दोस्तों इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने ऐसा किया है। 40 है किस राज्य सरकार ने ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने किया है। 41 है टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति का निधन हो गया, अभी हाल ही में निधन हुआ है। उनका नाम क्या है दोस्तों? तो नाम आपको पता होगा, नाम जो है सो उनका साइरस मिस्त्री है। 42 है किस देश ने साइकिल चालकों ने लेह साइकिलिंग विश्व कप पुरुष और महिला वर्ग जीता है? पुरुष और महिला वर्ग किसने जीता है दोस्तों? इसका जो जीता है ये मेघालय ने जीता है। कौन जीता है? सॉरी, साइकिल चालकों ने लेह साइकिलिंग विश्व कप पुरुष और महिला वर्ग जीता है। तो ये जो जीता है जर्मनी जीता है दोस्तों। यानी राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पिछवाड़ सुअर पालन योजना शुरू किया है। तो पिछवाड़ सुअर पालन योजना जो शुरू किया है वो मेघालय राज्य ने शुरू किया है। 44 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 46 ऐसे शिक्षक हैं जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया है। राज्य में 3 नए जिले तोड़ने के साथ सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हो गए हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल 31 जिले हो गए हैं। यानी पहले 27 जिले थे और इसको प्लस 3 जो तोड़कर ऐड किए गए हैं। इस प्रकार अभी वर्तमान में जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ में 31 हो गया दोस्तों। कितना हो गया है? 31। क्वेश्चन नंबर 46 केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर करने का फैसला किया है। उसका नाम बदलकर कौन सा नाम रखने का फैसला किया है दोस्तों? तो कर्तव्य पथ। 47 निम्नलिखित में से किसे 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है? तो 2022 लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है इसको आप बताएं दोस्तों। तो ये जो किया गया है वोलोडिमिर जेलेंस्की को किया गया है। लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है वोलोडिमिर जेलेंस्की को किया गया है, ठीक है। अब आते हैं 48 नंबर पे। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 किस देश में आयोजित की गई है? ये जो किया गया है दोस्तों बुल्गारिया में किया गया है। 49 है एक न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? एम वेंकैया नायडू ने किया है। 50 नंबर है और अंतिम है क्वेश्चन।
ब्रास ब्रासीलिया में अपने ब्राजीलियाई समकक्ष कार्लेस फ्रांका के साथ 8वें ब्राजील भारत संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता किसने किया था? जो भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की अध्यक्षता में जो बैठक हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किया था दोस्तों? तो एस जयशंकर जी ने किए थे उसकी अध्यक्षता। इस प्रकार टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों। और